आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत हैं जो डॉक्टर तो हैं, लेकिन पता नहीं ऐसा क्यों है, वो खुद तो डॉक्टर लिखते हैं लेकिन सबसे ज़्यादा जो बोलते हैं वो डॉक्टरों के खिलाफ ही बोलते हैं। आज उन शख्सियत के साथ हम रूबरू हो रहे हैं। बहुत सारी बातें उनसे करने के लिए, कोरोना वायरस से लेकर, आपकी हेल्थ से लेकर, आपकी जेब से लेकर और आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से लेकर, सरकार के लेकर, और साथ ही जो लोग ये कह रहे हैं कि अब दवा आ गई है कोरोना की या फिर किसी और चीज़ की जो दवाएं हैं उसको लेकर जो एक प्रचार हो रहा है, उन सब पे बातचीत करने के लिए डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी हमारे साथ हैं। और ये इनका परिचय मैं क्या बोलूं, अगर आप सिर्फ तस्वीर देख जाएंगे तो शायद कहीं कोई एक ऐसा मोबाइल नहीं होगा जो इनकी तस्वीर को कैच नहीं कर सका या किसी न किसी ने इनका वीडियो नहीं देखा। तो डॉक्टर चौधरी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आज समय देने के लिए। मेरा ना सवाल बहुत सीधा है। सवाल ये है कि आप हैं कौन? आप डॉक्टर हैं या आप ऑथर हो या आप राजदूत हो भारत के, जो अलग अलग देशों में जाके बोलते हो? क्योंकि जब मैं आपकी वेबसाइट खंगाल रहा था, 4 जगहों पर तो आपका ऑफिस है। मेरे को नहीं लगता मेदांता का कोई सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर भी होगा जिसके 4 जगहों पर ऑफिस भी होंगे। आप ऑथर हैं। मैं इसलिए ऑथर का सवाल पूछ रहा हूँ क्योंकि इतनी सारी किताबें लिख दी हैं और इतनी सारी किताबें इजीली लोगों को मिल रही हैं, ये भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है। और दूसरा, डॉक्टर तो आप लिखते ही हैं। तो जरा पहले मेरे को सीधे से बताइए, आप डॉक्टर हैं, ऑथर हैं, क्या है? मैं टीचर हूँ। टीचर बोलेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और टीचर का काम तो यही होता है ना, घूम घूम के पढ़ाना। और आजकल का जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज़ करके एजुकेशन को लोगों तक पहुँचाना। तो मॉडर्न चीज़ें तो चाहे किताबें हैं, चाहे व्हाट्सएप है, चाहे यूट्यूब है, चाहे ट्रैवल करके दूसरे देश में जाना पड़े। जाना इसलिए नहीं कि लोगों को बताना है, बल्कि इसलिए कि खुद भी सीखना है। तो ये भी 2 कारण हैं। तो टीचर बोलेंगे तो वही मुझे लगता है आउट ऑफ ऑल दिस वो ठीक रहेगा मेरे ऊपर। अच्छा ठीक है, तो मैं एक टीचर का तबका हम आपको और दे देते हैं कि आप ऑथर, राजदूत और डॉक्टर के अलावा एक टीचर भी है, सुलझे हुए टीचर है। सर, ये सुलझा हुआ टीचर ऐसा क्यों है कि जो मैथ्स का टीचर है वो मैथ को ही गाली दे देता है, वो साइंस का टीचर है साइंस को देता है? आप डॉक्टर हैं, आप डॉक्टरी पढ़े हैं, समझते चीज़ों को, सबसे ज़्यादा खिलाफ आप डॉक्टर्स के ही हैं, ऐसा क्यों? हाँ देखिए, मैं उन डॉक्टरों के खिलाफ हूँ जो पैसा कमाने के लिए गलत इलाज कर रहे हैं। उनके खिलाफ हूँ। और ये उनके भी खिलाफ हूँ जो जिन्होंने अपनी पढ़ाई को पूरी तरह से पूरा नहीं किया है और अपने अधूरे ज्ञान की वजह से ना चाह के भी पेशेंट्स का नुकसान कर रहे हैं। उनके खिलाफ हूँ। उनका इंटेंशन नहीं है, लेकिन उन्होंने पढ़ाई पूरी नहीं की। सर, वो तो MBBS MD है, वो लिखते हैं अपने नाम के नीचे। हाँ, MBBS MD है। मुझे MS लिखते हैं, सर्जन है। बड़ी हैरानी होती है कि भाई ये सब लिखने के बाद भी जब इलाज की बारी आती है तो इलाज उल्टा ही करते हैं। और कोई उल्टा करता है तो वो भी उनको दिखता नहीं है। आप कोई भी बीमारी की बात अगर बोलेंगे तो मैं उदाहरण 1-2 मिनट में दे दूंगा साथ ही साथ। क्योंकि मैंने आपकी ना किताब देखी है, उसमें आपने डायबिटीज़ में लिखा है कि 72 घंटे के अंदर डायबिटीज़ खत्म हो सकती है। आपने ये लिखा है कि HIV इस देश का 21वीं सदी का सबसे बड़ा झूठ है। HIV इस सदी का सबसे बड़ा झूठ है, ये आपने कैसे सिद्ध किया? देखिए, ये इसका उल्टा ये सिद्ध अगर करना हो कि HIV सच है, मान लो इसका उल्टा करते हैं कि किसी भी डॉक्टर से बोलो HIV सच है, इसको सिद्ध करके दिखाओ। तो सिद्ध करने के नियम सिर्फ एक ही हैं पूरी दुनिया में, वो है, अगर साइंटिफिक भाषा में बोलते हैं, कॉज पोस्टुलेट। कॉज पोस्टुलेट क्या होता है? मान लो HIV मुझे है, तो मेरे यहाँ से ब्लड लेंगे, आपके बॉडी में डालेंगे ब्लड, तो आपको अगर HIV हो जाता है और तो उसको माना जाएगा कि ये HIV एक असली चीज़ है। लेकिन एक से ब्लड लेके दूसरे को देना, इसे कहते हैं कॉज पोस्टुलेट। तो कॉज पोस्टुलेट पिछले 36 साल हो गए HIV को आए हुए, अभी तक उसको इम्प्लीमेंट करके देखा नहीं। इंसान में ना देखे, एनिमल पे देख सकते हैं, अभी तक देखा नहीं गया। क्यों नहीं देखा गया? और देखा जाएगा तो सामने आ जाएगा कि भाई HIV कोई बीमारी नहीं। बीमारी होगी तो आपका ब्लड किसी और के ब्लड में जाएगा, जो HIV पेशेंट का ब्लड, तो उसको भी वो HIV होना चाहिए, तभी दैट इज़ कॉल्ड कॉज पोस्टुलेट। तो कॉज पोस्टुलेट पे वो आंका नहीं गया आज तक, इसीलिए उसको बीमारी नहीं मान सकते। आंक दो। लेकिन डॉक्टर चौधरी, ये बात आप उन डॉक्टर्स के सामने सिद्ध कर सकते हैं? हाँ, उनको अप्रूव कर सकते हैं? देखिए, मैं बताता हूँ आपको। 8 अप्रैल 2018, 7 अप्रैल वर्ल्ड हेल्थ डे होता है। 2018 को मैंने उससे दो महीने पहले मैंने अपने YouTube के थ्रू और जितने भी चैनल्स हैं उसके थ्रू मैंने मीडिया के थ्रू बोला कि 8 अप्रैल 2018 को मैं गाज़ियाबाद के एक ऑडिटोरियम, उसका नाम सबसे बड़ा ऑडिटोरियम है, नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा, उस ऑडिटोरियम में मिलूँगा और जो भी HIV के को बोलते हैं कि है, वो HIV पेशेंट लाएँ और उसका ब्लड लेके मेरे बॉडी में डालो। और अगर मुझे HIV हो जाता है कुछ दिन बाद, कुछ महीने बाद, तब तो HIV है,
और उसके बाद यूएन के एनजीओज़ के नोटिस आए कि आप ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन वो लोग कोई आया नहीं। तो मैं तो डॉक्टरों को इनवाइट मैंने किया और डेट भी मैंने बता दिया, और वो सारे वीडियोज़ हैं, उस दिन के भी वीडियोज़ हैं। और उस दिन करीब पूरे देश में से करीब 800 लोग आए थे, 800, वो सारे वीडियोज़ हैं। मेरे तो यूट्यूब चैनल उड़ गया, लेकिन कहीं ना कहीं वीडियो मिल जाएंगे आपको किसी न किसी और चैनल में। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि मैंने डॉक्टर के सामने बोलता हूँ, मैंने किताबें उसकी लॉन्च की है, हिंदी में किताब, इंग्लिश में किताब है। तो बोलने के जितने भी तरीके हो सकते हैं वो सारे तरीके हमने यूज़ किए। ये कुछ वैसा नहीं है आपको सुनने में लग रहा है, हमको सुनने में ऐसा लग रहा है कि जैसे जिसको दमा हो जाता है, अस्थमा हो जाता है, वो हैदराबाद में जाता है और जिंदा मछली निगल लेता है तो उसका दमा ठीक हो जाता है। ये आपकी बात सुन के कुछ ऐसा नहीं हमको फील सा हो रहा है? ऐसा फील हो सकता है, क्योंकि जो चीज़ हमने कभी सुनी नहीं हो। और इंसान क्या है कि कोई ह्यूमन ब्रेन जो है, मैंने ह्यूमन ब्रेन पे थोड़ा बहुत काम किया है, वो इमोशनल ब्रेन है। किसी भी एक झूठ चीज़ को भी आप हज़ारों बार उसके कान में गूंजेगा तो दिमाग मान लेगा यही सत्य है। ये इंसान की टेंडेंसी है। आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, कोई भी इंसान से किया भी होगा आपने। अगर 4 लोग ट्री प्लान कर ले, जब भी ये मिलेगा बोलना यार आज इतने सुस्त क्यों लग रहे हो, आज इतने बीमार क्यों दिख रहे हो, तो थोड़ी देर बाद वो शीशे में देखेगा यार मैं बहुत बीमार दिख रहा हूँ। दैट्स हाउ ही फील्स, राइट। तो सच क्या है, इंसान के ब्रेन के लिए एनीथिंग विच इज़ कमिंग रिपीटेडली, सेम चीज़ आती है तो दिमाग उसको सत्य मानता है। तो जाहिर सी बात है, जो बचपन से सुनते हैं HIV एड्स और अचानक कोई बोल दे, ये तो होता ही नहीं है। तो जो ब्रेन उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा, ब्रेन उसको डिसोसिएट करने में थोड़ा टाइम लगाएगा। डॉक्टर चौधरी, आपने कभी भारत सरकार को चिट्ठी लिखी है, कभी भारत सरकार को बताया, कभी हेल्थ मिनिस्ट्री को बताया कि देखिए मेरी रिसर्च रिपोर्ट्स हैं, ये मैं प्रूव कर सकता हूँ, आप मेरे को कहीं भी चैलेंज करवा दीजिए? कभी सरकार ने आपको इनवाइट किया हो, कभी ऐसा कुछ हुआ कि ऑफिशियली हुआ, या फिर ये बस सिर्फ 2 वे है कि आप इधर से कुछ बोल देते हैं, उधर से वो कुछ बोल देते हैं, आमना सामना कभी हुआ ही नहीं? नहीं, ऐसे कई बार हुआ है। यहाँ तक कि जो आयुष मिनिस्टर हैं श्रीपद नायक जी, वो हमारे लेक्चर्स में आए हैं, पूरा बैठ के उन्होंने देखा है। तो उसमें भी हमने बताया, उनको भी रिक्वेस्ट किया सारे जग के सामने, उनके अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, गोवा में। तो एक तो ये है, और दूसरा हेल्थ मिनिस्टर साहब हैं हर्षवर्धन जी, उनसे भी मैं मिला हूँ, मिलके उनको भी बताया है, ख़ासतौर पे कोरोना के कॉन्टेक्स्ट में सारी बातें जो मैं लोगों को बता रहा हूँ। तो सामना बताया है। हेल्थ मिनिस्ट्री की चिट्ठियाँ खूब सारी लिखी हैं, अब तो लिखते लिखते हम थक भी गए हैं काफ़ी सारा। तो जितने भी तरीके होते हैं बताने के, सामने से बताने के, फॉर्मल लेटर जाने के, सारे तरीके अपनाए हैं। तो ऐसा क्यों होता है कि वियतनाम को जो चीज़ समझ में आ जाती है, विदेशों में और लोगों को समझ में आ जाती है, वहाँ पे हज़ारों लोग आ जाते हैं, ये भारत में आके आपकी बात समझ में क्यों नहीं आती है? भारत में क्यों नहीं आती, अभी तक मुझे ये समझ आया कि यहाँ पे थोड़ा व्यापार ज़्यादा है, हेल्थ के नाम पे व्यापार थोड़ा ज़्यादा है, यही समझ आया। भारत की मीडिया की बात करें तो मीडिया को समझ नहीं आएगी, क्योंकि वो जो फार्मा कंपनी के गुलाम हैं, गुलाम मतलब कि उनके स्पॉन्सर्ड हैं, तो समझ नहीं आएगी। वियतनाम की आप बात कर रहे हैं, वियतनाम में आप देखेंगे इस वक्त जो कोरोना से टोटल डेथ हुए हैं वो हैं 0, एक भी नहीं, जबकि वियतनाम में इंडिया से पहले, काफ़ी पहले कोरोना वायरस पहुंच चुका है। हाँ, वो तो ट्रेडिंग हब भी है। हाँ, वहाँ चाइनीज़ बहुत काम करते हैं, वहाँ पहले कोरोना वायरस पहुंच गया था। 0 डेथ क्यों है वहाँ पे? वहाँ पे 16 करोड़ तो वहाँ की पॉपुलेशन है, मतलब सब्सटेंशियल माना जाएगा, बहुत बड़ा तो नहीं है, लेकिन एक छोटा कंट्री भी नहीं है बहुत, और लंबा कंट्री, लंबाई में भारत के बराबर है वो, पतला सा कंट्री है वो। तो वहाँ पे चलना, कम्युनिकेशन रोड भी बड़ा मुश्किल सा है। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि रिजल्ट, नतीजे भी देखिए वियतनाम के, भारत के, वहाँ पे सब कुछ खुला हुआ है जैसे पहले था। तो वहाँ पे जो मीडिया में मैंने देखा है कि मीडिया वहाँ पे उतनी बिकाऊ नहीं है, एटलीस्ट हेल्थ के मामले में। वो अपने ट्रेडिशनल हेल्थ पे ज़्यादा विश्वास करते हैं। ट्रेडिशनल, जैसे यहाँ पे ट्रेडिशनल इज़ आयुर्वेद, वहाँ का ट्रेडिशनल कुछ और है, एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर और चीज़ें हैं, हर्बल रेमेडीज़ हैं, उस पर विश्वास उनका ज़्यादा है, उसको वो बढ़ावा देते हैं। गवर्नमेंट लेवल पे देते हैं, पर्सनल लेवल पे देते हैं, एलोपैथी भी चलता है। लेकिन यहाँ पे आप देखिए 98% जो बजट है वो एलोपैथी का है, 2% बजट जो है वो आयुष मिनिस्ट्री का है, 2%, और 98% जो है वो एलोपैथ का है। तो ये एक लॉबिंग सिस्टम है, हर जगह लॉबिंग है। तो लॉबिंग सिस्टम है, तो हर तरह से ये कोशिश की जाती है कहीं ऐसा ना हो कि आयुर्वेद है या फिर नेचुरोपैथी है, ये कहीं आगे ना पहुंच जाए, या कोई यहाँ से बात ना आ जाए, इसकी पूरी क्लियरली उसको रोकने की कोशिश की जाती है। ये आपको लगता है लड़ाई लंबी है, या फिर ये कोरोना एरा के अंदर ये चीज़ समझ में आ गया है कि नहीं, सब कुछ जब अपना अपना करना है, सब कुछ आत्मनिर्भर करना है, तो दवाइयाँ भी आत्मनिर्भर हो जाओ फिर तो? लोगों को समझ आने लगा है, और लोगों को, जो लोग ज़्यादा इफेक्टेड उनको ज़्यादा समझ आने लगा है। जो लोग एसी के हवा में आराम से बैठे हैं तो उनको थोड़ा कम समझ आ रहा है, जब उनकी बारी आएगी उनको समझ आएगा।
मैं अब जो ना दो बीमारियों के बारे में आपसे ज़रूर बात करना चाहूँगा। दोनों ऐसी बीमारियाँ हैं, वो शायद आजकल तो घर घर की बात हो गई है। एक है डायबिटीज़ को लेकर, दूसरी कोरोना को लेकर। कोरोना को लेकर मेरे से आपसे एक बहुत सीधा सा सवाल है, आपको कोरोना से डर लगता है कि नहीं लगता है? कोरोना से डर नहीं लगता, कभी भी डर नहीं लग सकता, क्योंकि कोरोना से डर किसी को भी नहीं लगेगा अगर उसका असली नाम किसी को पता चल जाए। तो भारत सरकार तो देश बंद कर रही है, देश बंद किया हुआ, उन्होंने लॉकडाउन भी किया था। वो गलत किया है, उसका कोई पॉलिटिकल रीज़न हो सकते हैं, पॉलिटिकल फ़ायदा हो सकता है उनको, बट इंसान के फ़ायदे के लिए बंद किया है ऐसा नहीं है। इंसान को फ़ायदा नहीं हो सकता। कोरोना से किसी को भी डर नहीं लगेगा, उनको एक शब्द से समझा जाए, वो एक शब्द है, कोरोना का जो असली नाम है इन्फ्लुएंज़ा। इन्फ्लुएंज़ा ऐसा कौन है हमारी पूरे दुनिया में जिसको हर साल कम से कम एक बार इन्फ्लुएंज़ा नहीं हुआ हो? सभी को हुआ है, साल में एक बार होना अनिवार्य है, तभी हम जिंदा हैं, उसके अपने मैकेनिक्स हैं। तो इन्फ्लुएंज़ा तो जैसे मेरी उम्र है 47, तो मुझे कम से कम 55-60 बार इन्फ्लुएंज़ा हुआ है। आपको भी अपनी उम्र +10 ऐसा कर लीजिए, क्योंकि बचपन में पहले 5 साल तक साल में 3-4 बार इन्फ्लुएंज़ा होता है, और 5 साल के बाद साल में एक बार होता है। तो एक बार तो होना ही है। आप चाहे कितना भी लॉकडाउन कर लो, कुछ मर्जी कर लो, एक बार तो इन्फ्लुएंज़ा होना ही है। और कभी इन्फ्लुएंज़ा किस बहाने होगा? कभी H1N1 के बहाने होगा, कभी H3N2 के बहाने होगा, कभी। तो आप ये चाहते हैं कि सीधा देश के लोग जाएं और अपने आप को कोरोना से जुड़ जाएं, ताकि उनको इन्फ्लुएंजा हो जाए, वो चेक कर लेंगे उनकी कितनी इम्यूनिटी। आप तो ये कहना चाह रहे हैं, इसका मतलब वो जाएं या ना जाएं, कोरोना वहाँ तक पहुँचना ही है, और पहुँच भी गया है। अभी तो 2 दिन पहले तो रिजल्ट आया कि हॉटस्पॉट में 30% लोगों की बॉडी में कोरोना आगे जा चुका है। 30%, यानी कि हर 10 में से 3 लोगों के बॉडी में आके जा भी चुका, उनको पता भी नहीं। तो रोक तो नहीं पाए लॉकडाउन के बावजूद भी, वो भी हॉटस्पॉट, मतलब और स्ट्रिक्ट लॉकडाउन हुआ होगा वहाँ पे। तो जो 30% तो ICMR खुद अपने मुंह से बोल रही है, 30% इज सब्सटेंशियल, वो भी लॉकडाउन के बाद। तो आप रोक नहीं सकते, कमरे में बंद हो जाओ, रुक नहीं सकता। वो कोई बिन लादेन नहीं है, उसे पकड़ लिया और नदी में फेंक दिया। वो तो वायरस है, आप मर जाओगे, वो तो रहेगा, उसे रहना है, हमेशा के लिए रहना है। अगर मैं आपकी बात ठीक तरह से समझ रहा हूँ, तो जो बच्चों को जो टीके लगवाए जाते हैं, वो शायद इसी इन्फ्लुएंजा से बचने के लिए ही टीके लगाए जाते हैं। इसमें काली खांसी है, बुखार है, टाइफाइड, ऐसी कुछ और चीज़ें भी होंगी। तो क्या ये कोरोना वायरस से उनको जुड़ जाना चाहिए? उसका कोई टीका नहीं होना चाहिए, उसकी कोई वैक्सीन नहीं होनी चाहिए? देखिए, वैक्सीन कभी कोरोना वायरस की या इस तरह के वायरस की नहीं हो सकती, क्योंकि सिर्फ एक लाइन, कोरोना इज़ ए RNA रेस्पिरेटरी इन्फ्लुएंजा वायरस। जो भी वायरस RNA हो, रेस्पिरेटरी हो, इन्फ्लुएंजा हो, उनकी वैक्सीन नहीं बन सकती। कारण बड़ा सिंपल है, वो जल्दी म्यूटेट करते हैं। अभी तक वो पिछले महीने तक तो 14 बार म्यूटेट कर चुका है। वुहान से जो चला था और यहाँ जो पहुँचा है, उसके बीच में 14 बार बदल चुका है। जब तक को वैक्सीन आएगा तब तक हज़ारों बार बदल चुका होगा, राइट। तो मान लो आपने एक भागते हुए जंगली सुअर को मारने की कोशिश की, आपको जो खाने आ रहा है, जब तक गोली चला रहे हैं तब तक तो मच्छर बन गया। तो मच्छर को मारने के लिए उस मच्छर में म्यूटेट हो गया, तब तक मच्छर को मारने के लिए वो सेम हथियार तो नहीं यूज़ होगा, तो इतनी जल्दी वो म्यूटेट होता है। तो जितने भी बड़े देश हैं जो वैक्सीन की बात बोल रहे हैं, आए दिन हम दूसरे तीसरे दिन खबर भी सुनते हैं कि हाँ वैक्सीन ट्रायल स्टेज में है, ये सब इसका मतलब बेवकूफ़ है? ये सब बेवकूफ़ी है। ये तो देखिए, बोल कौन रहा है? इंसान नहीं बोल रहा है, वो तो टीवी चैनल बोल रहा है, वो तो बिके हुए चैनल्स बोल रहे हैं, मीडिया बोल रहे हैं। आप देखिए, ये आने के ठीक 1 साल पहले एक मुहिम छेड़ी गई थी, गूगल भी उसमें इन्वॉल्व था, कि एंटी वैक्सीन की जितनी भी किताबें हैं यूट्यूब में, ये ई-बुक्स हैं अमेज़न में और बाकी सारे जगह पे, उसको हटा दिया गया। एंटी वैक्सीनेशन पे जितनी सारे वीडियोस हैं, ऐसे चैनल्स को ब्लॉक कर दिया गया। बिफोर दिस कोरोना के आने के 1 साल पहले ये सारा कुछ हुआ। तो जब आप बोलते हैं कि इतने सारे देश हैं जो सुनने में आ रहे वैक्सीन बना रहे हैं, तो ये आपको कैसे पता? वो टीवी चैनल बता रहा है। वो टीवी चैनल तो गिने चुने हैं ना। भारत में कितने हैं जो ओवरऑल 99% लोगों को कवर करते हैं? वो होंगे, कितने होंगे? 100 होंगे, 150 होंगे। तो वो 100 लोगों को मुट्ठी में कर लो, और एक आदमी के 10-10 चैनल हैं, देखा जाए तो 10-15 ग्रुप को मुट्ठी में कर लो, सब कुछ मुट्ठी में आ गया। लेकिन डॉक्टर चौधरी, ये भी तो हो सकता है ना कि भारत का हो सकता है मीडिया किसी चीज़ को लेकर दबाव झेलता हो, लेकिन क्या अमेरिका का मीडिया भी ऐसे ही है? क्या इंग्लैंड का मीडिया भी ऐसे ही है? क्या चाइना और बैंकॉक का मीडिया भी ऐसे ही है? नहीं, आप देखिए, कहीं कहीं का नहीं है, जहाँ जहाँ का नहीं है वहाँ पे ना तो वैक्सीन चल रहा है। जैसे मान लो जापान का मीडिया नहीं है, तो जापान में तो कोई लॉकडाउन नहीं चला। स्वीडन का मीडिया नहीं है, वहाँ भी कोई लॉकडाउन नहीं चला। ताइवान का नहीं है, तो ताइवान में कोई लॉकडाउन नहीं चला। कंबोडिया का नहीं है, तो कंबोडिया में कोई लॉकडाउन नहीं चला। वियतनाम का नहीं है, तो वहाँ कोई लॉकडाउन नहीं हुआ। ना तो लॉकडाउन हुआ, ना ये सारे प्रोटोकॉल WHO के माने गए, ना ही लोग मरे। वहाँ के जो लोग मरे, जिन देशों के मैंने नाम लिए हैं, इटली और इटली को, हाँ, इटली, स्पेन, फ्रांस,
हाँ, ये देश में अगर आप देखेंगे पिछले साल और पिछले साल उससे पिछले साल, ये इसे कहते हैं फ्लू सीज़न। दिसंबर से लेके ये अप्रैल तक दिस कॉल्ड फ्लू सीज़न। और इस फ्लू सीज़न में इतने लोग मरते हैं हर साल, ठीक है ना। तो ये euromemo.eu ये एक वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट है, पूरे यूरोपियन यूनियन के देशों के मरने के आंकड़े को रखते हैं वो पिछले 10 सालों के। तो वहाँ जाके आप देख लो, तो इन देशों में इतने ही लोग मरते हैं हर बार। तो मैं यहाँ पे ये बोलना चाह रहा हूँ कि जिन जिन देशों में ओपन स्पीच है वहाँ लॉकडाउन भी नहीं है। अफ्रीका के ज़्यादातर देशों में लॉकडाउन नहीं है। तंजानिया देखिए, मेडागास्कर देखिए, ज़ैम्बिया देखिए, और वहाँ कितने लोग मरे हैं। हाँ, वो तो इतने लोग मरे कि इन हाथों में आप गिन सकते हैं, या तो इतने लोग मरे हैं वहाँ पे। तो ऐसा नहीं कि सारे के सारे देश में सारे के सारे मीडिया गुलाम हैं, लेकिन जो मेजर मीडिया, जैसे यूट्यूब एक मेजर मीडिया उभर के आया है, तो यूट्यूब क्या कर रहा है, उसने ऑफिशियली बता दिया है कि कोई भी WHO के प्रोटोकॉल को चैलेंज करेगा या WHO के प्रोटोकॉल को गलत साबित करेगा या उसके खिलाफ आवाज़ उठाएगा तो उसको हम ब्लॉक कर देंगे। अच्छा, यही वजह है कि आपके वीडियो जो कोविड-19 को लेकर थे, सबके वीडियोस तो बंद कर दिएगा यूट्यूब की तरफ से, बंद कर दी गए। अब देखिए, वीडियो मैंने बताया कि एंटीबायोटिक से ज़्यादा डेथ हो रही हैं, तो वो डिलीट कर दिया। लेकिन यही बात तो WHO ने 1 जून को दोबारा बताया कि हाँ, इससे ज़्यादा डेथ हो रही है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि हम वही चीज़ थोड़ा पहले बता रहे हैं, WHO उसी को बाद में बता रहा है, गलती को मानते हुए। तो सीधा WHO से ही क्यों लड़ रहे हैं? WHO से नहीं लड़ रहे हैं। तो इतनी बड़ी लड़ाई सीधा WHO से क्यों लड़ रहे हैं? पहले अपने देश में लड़ लीजिए। हम तो सच बता रहे हैं कि मैं तो डॉक्टरों को बता रहा हूँ कि भाई आप एंटीबायोटिक मत दो। एंटीबायोटिक मतलब एंटी बैक्टीरिया। कोरोना इज़ नॉट ए बैक्टीरिया, राइट। तो बैक्टीरिया को की दवा दे के आप वायरस को मारने की सोच रहे हो तो गलत है, ठीक है ना। तो वो बोल रहे नहीं, ये तो WHO का प्रोटोकॉल है, तो WHO का प्रोटोकॉल इसे हम मानेंगे चाहे इससे लोग मरते हों। दैट इज़ व्हाट इज़, ये हेल्थ मिनिस्ट्री के बयान है, ICMR के बयान है। तो अपना दिमाग नहीं लगाना भाई। तो फिर अब लोग मरने शुरू हो गए। अब जबकि WHO ने 1 जून को बोला कि हाँ भाई हमसे गलती हुई, वो देना बंद करो, अब शायद बंद कर देंगे। लेकिन तब तक इतने लोग मारे भी तो गए, वो बचाए जा सकते थे। तो अच्छा, तो भारत को लेकर आपका डॉक्टर साहब क्या व्यू है कोरोना वायरस को लेकर और इंडिया की इस समय की स्टेट को लेकर? क्योंकि ये जो अनलॉक किया गया, अनलॉक 1 चल रहा है अभी, उसके बाद से केस बढ़े। अब सुनने में भी आ रहा है कि वापस सरकार मीटिंग कर रही है कि हो सकता है फिर से लॉकडाउन के बारे में सोचा जाए, क्योंकि इसको बेकाबू नहीं होने देना चाहती वो। देखिए, यहाँ कोई टोटल केस तो यहाँ पे 14 करोड़ होंगे। केस का मतलब बीमार लोग नहीं बढ़े। केस बढ़ना और बीमार लोग बढ़ना दो अलग बातें हैं। अगर किसी एक दिन सरकार बोलती है 10,000 नए केस आ गए, ऑडियंस लोगों के दिमाग में बात आ कि 10,000 नए बीमार लोग पैदा हो गए, ऐसा नहीं है। केस मीन्स कि 10,000 लोगों में कोरोना पॉजिटिव आया है। जो पॉजिटिव आने का जो सोर्स है वो RT-PCR टेस्ट है। वो जो टेस्ट है अपने भारत की गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट के हिसाब से, हैदराबाद के इंस्टीट्यूट के हिसाब से, ये टेस्ट 50% तो गलत रिजल्ट बताता है। इसका कोई ठिकाना नहीं है। मान लें 100% सही रिजल्ट बताता है, ज़्यादा यही हो सकता है। तो 10,000 नए लोगों के बॉडी में कोरोना वायरस पाया गया है। हमारे बॉडी में इस वक्त मिलियंस ऑफ वायरस हैं, मतलब लिटरली मिलियंस ऑफ वायरस हैं। तो वो वायरस जैसे हमारे बॉडी में इस वक्त, मेरे बॉडी में एडनो वायरस होगा, राइनो वायरस होगा, कोरोना वायरस भी होगा, क्योंकि मिलियन ऑफ वायरस हैं। तो वो वाले टेस्ट करेंगे तो बोलेगा इनके बॉडी में राइनो वायरस है, तो एक केस राइनो वायरस का बढ़ गया, बट दैट डज नॉट मीन एक बीमार इंसान बढ़ गया। तो इतने लोगों के घर में, लोगों के बॉडी में कोरोना वायरस ने घर बना लिया, ठीक है। मिलियन वायरस है, मिलियन प्लस 1 मोर वायरस, दैट्स ऑल। डॉक्टर चौधरी, अगर आप इतने ही ताकतवर हैं, इतने ही पावरफुल हैं, तो कभी कोरोना वायरस से आपके दो हाथ हुए? कभी आपने कोरोना वायरस पेशेंट से कभी मिले हैं? अभी हमारे मित्र हैं दिल्ली पुलिस में, एसिस्टेंट सब इंस्पेक्टर हैं। वहाँ पे दिल्ली पुलिस का क्वारंटाइन सेंटर है, और जहाँ पे पुलिस के जो लोग होते हैं कोरोना वायरस के, वो वहीं पे रहते हैं फिर। तो वहाँ मैं गया, क्योंकि वो मेरे दोस्त हैं, तो सबसे मिले। वो तो उनको लगा कि भाई दूर से बात करेंगे, हालांकि मेरा वीडियो देखते हैं, लेकिन मैं तो जैसे आप भी बता रहे थे अभी, तो मैं मिला सबसे, अभी की बात है, सबसे मिला, बैठा वहाँ पे, और अच्छा खासा 1 घंटा बैठ के फिर उनको समझाया क्या क्या करना है, और फिर मैं आ गया। तो मैं तो अपने भारत सरकार को भी बोला कि आपने जितने सेंटर है वहाँ मुझे ले चलो। अगर यही लगता है कि कोई किसी ने छू लिया तो आपके बॉडी में वायरस आ जाएगा और आप तो मर ही जाओगे, ऐसा नहीं है। वायरस आपके बॉडी में आ सकता है, क्योंकि वायरस में मिलियंस ऑफ वायरस हैं। वायरस को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, इसीलिए इसका नाम वायरस है। वायरस मतलब वायरल, यू कैन नॉट स्टॉप इट, इट हैज़ टू गो। इफ इट इज़ वायरल, इफ यू कैन नॉट स्टॉप इट, वाई लॉकडाउन? रोक ही नहीं सकते, रोक नहीं पाए ना। लॉकडाउन तो करके देख लेना, 30% लोगों की बॉडी में फिर भी पहुँच गया तो क्या? और 30% लोगों के बॉडी में पहुँचने के बाद अगर 8,000 लोग मरे हैं तो क्या ये बड़ी संख्या है?
8,000 लोग, 9,000 लोग, 10,000 लोग मरे हैं, और इनमें से कितने लोग तो कोमॉर्बिड, वो तो एनीवे मरना ही था उनको। कितने लोग ऐसे हैं जो वेंटिलेटर से मरे हैं और इसके साइड इफेक्ट से मरे हैं दवाइयों के, उनको कौन गिनेगा? आजकल आप देखिए ऐसा हो रहा है, अभी 2 दिन पहले की बात है, एक्सीडेंट से मरा बच्चा और बोल दिया तो कोरोना से मरा, सर्टिफिकेट में, किसको नहीं पता। तो वो वाला आंकड़ा भी तो उसी 8,000 में है। जब मौत के आंकड़े आज इतने 500 बढ़ गए तो उसमें वो वाला आंकड़ा भी तो जुड़ गया। अभी वाजिद खान मर गए, किडनी पेशेंट थे, डायबिटीज़ था उनमें, हज़ारों तरह की बीमारियां थी, अब जब डेथ हो गई तो कोरोना से मर गए। लेकिन डॉक्टर साहब ये तो बिल्कुल साफ पहले दिन से बोला जा रहा है कि जो लोग बुजुर्ग हैं, जो डायबिटिक हैं, जिनकी किडनी खराब है, जिनको लीवर की प्रॉब्लम है, वो कोरोना के प्रोन हैं। उनको अगर कोरोना वायरस उनकी बॉडी में डेवलप हुआ, पॉजिटिव आया, वो तो मर ही सकते हैं, उनकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। तो ये तो आम है, तो फर्स्ट डे से बोला जा रहा है। ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। ये इसका बेसिस क्या है? देखिए इटली में भी मान लो 10,000 लोग मरे हैं, लेकिन उनके ऑफिशियल साइट में, इट इज़ कॉल्ड नेशनल हेल्थ इंस्टीट्यूट, उनका जो ऑफिशियल साइट है, वहाँ जाकर देखेंगे वो बोल रहे हैं कि दे ऑल डाइड विद कोरोना, दे डिड नॉट डाई फ्रॉम कोरोना। उन्होंने ऑफिशियली डेथ सर्टिफिकेट में कोरोना ना लिख के डायबिटीज़ लिखा, हार्ट डिजीज लगा, और जो कोरोना लिखा वो 10% लोगों को लिखा। जितना आंकड़ा टीवी में दिखा उसका 10%। ये नेशनल हेल्थ इंस्टीट्यूट जो है इटली का, उसमें जाकर देखिए तो उन्होंने करेक्शन किया कि हाँ जब ये मरे उस वक्त बॉडी में बहुत सारे वायरस थे, कोरोना वायरस भी था, बट दैट वाज नॉट द कॉज, ही डिड नॉट डाई फ्रॉम, ही डाइड विथ। जैसे मैं ब्लू टी शर्ट, इस वक्त मेरी डेथ हो जाए तो मैं बोलूँ ये ब्लू टी शर्ट कारण नहीं बन गया क्योंकि मैं पहना था। हाँ जब डेथ हुई तो ब्लू टी शर्ट भी पहना था इसने, बहुत सारी चीज़ और भी पहने थे, और टी शर्ट भी, और नहीं लेकर। तो डाइंग विद कोरोना वायरस एंड डाइंग फ्रॉम कोरोना वायरस 2 डिफरेंट थिंग्स। तो इन्होंने ये बता दिया कि कोरोना वायरस बॉडी में पाया गया तो वही कारण है, वो कारण नहीं है। और ऐसा कई देश ऐसे डिवाइड कर रहे हैं। तो अल्टीमेट जो आंकड़े हैं वो 10% है। जितने आंकड़े आप देख रहे हैं उसको 10% कर लीजिए, दैट मे बी द रियल नंबर ऑफ पीपल दोज हू डाइड ऑफ कोरोना वायरस। अब देखिए एक्सीडेंट से मर गए तो उसको, उसमें तो क्या जस्टिफिकेशन है भाई? क्या कैसे बता सकते हैं कि भाई आप कोरोना वायरस लिख दो? हार्ट अटैक से मर गए उसको भी कोरोना वायरस लिख रहे हैं, बट डेथ हुआ तो हम कोरोना वायरस लिखेंगे, और चाहे पॉजिटिव आए नेगेटिव आए। तो आपको लगता है जो आंकड़े बताए जा रहे हैं इसमें कुछ गलत भी है? ये आपको डाउट है इसमें? नहीं, डाउट नहीं है, ये क्लियर है। वो क्लियर इसलिए क्योंकि आईसीएमआर ने अपने गाइडलाइन चेंज किए डेथ सर्टिफिकेट के। आईसीएमआर ने डेथ सर्टिफिकेट पर गाइडलाइन ही चेंज कर दिया। वो ये गाइडलाइन कर दिया कि जब भी कोई मरेगा भारत की धरती पे, उसका कोरोना पॉजिटिव आए मरने के बाद, या मरने से पहले नेगेटिव आए या ना आए, 3 चीज़ हो सकती ना। ऑल द 3 कंडीशन आपको कोरोना वायरस ही लिखना है। आपको मेरी बात का यकीन नहीं हो रहा, कोई भी यकीन नहीं करेगा। मैं तो बोल रहा हूँ आईसीएमआर के साइड में देख लो ना भाई, ऊपर से मैं टीवी में बोल रहा हूँ। अगर वो भी पेंडेमिक एपिडेमिक एक्ट लगा हुआ है, अगर कोई ऐसा झूठ बोलेगा तो जेल में होगा ना। मैं तो जेल में तो नहीं हूँ फिलहाल, तो है ना। तो हाँ फिलहाल तो नहीं हूँ। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि ये सत्य है। आप आईसीएमआर गाइडलाइन में जाकर देखिए, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कभी ना कभी हम और आप भी मरेंगे, लेकिन हम नहीं चाहते कि कोई गलत चीज़ लिखे हमारे सर्टिफिकेट में। ऐसा कौन सा पाप किया है हमने, राइट? क्योंकि जैसे लिख देंगे कोरोना, तो होता क्या है कि उनको, हमारे मित्र की बात है, 4 कंधे नहीं मिले, दिल्ली की बात है, 4 लोग नहीं मिले जो उनको उठाएं। तो वो जो बहनें थी उन्होंने उठा के ले गए। कितनी दुख की बात है। 2 बहनें फिर कज़न कहीं से बुलाए तब जाके, तो जबकि वो तो हार्ट अटैक से डेथ था। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, इसके रिप्रिकॉशन ये हैं। तो ऐसा हो रहा है भारत में कि कोरोना पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आएगा या नहीं आएगा, 3 ही चीज़ हो सकते हैं। आपको कोरोना वायरस लिखना है अगर मरते वक्त कार्डिक इंजरी है या ब्रीदिंग प्रॉब्लम है, ARDS जिसे बोलते हैं। कौन सा ऐसा इंसान है जो मरते वक्त उसको ब्रीदिंग में डिफिकल्टी नहीं होगी या कार्डिक इंजरी नहीं होगी? आप बता दो। कार्डिक इंजरी का जिसको मतलब नहीं पता, वो सोचेगा कार्डिक इंजरी का अलग कोई बीमारी का नाम है, जबकि ऐसा है नहीं। हार्ट रुकता है और ब्रीदिंग रुकती है, और कुछ नहीं होता डेड बॉडी में। मतलब आपकी बात अगर मैं समझूं तो भले ठीक है उसकी बॉडी में कोरोना वायरस था, लेकिन वजह कुछ और हो सकती है उसके। और बॉडी में कोरोना वायरस था नहीं। आईसीएमआर गाइडलाइन ये भी कहता है कि अगर वो नेगेटिव आया तब भी लिखना है, तब भी लिख दें, तब भी लिख दो कि नेगेटिव आया, ना आया तब भी लिख दो। तो देश में जितने लोग मर रहे हैं सब कोरोना से मर रहे हैं, फिर तो आपके हिसाब से तो यही हुआ। आईसीएमआर के हिसाब से ये हुआ। अगर तो मरे और वो हॉस्पिटल ले गए तो सर्टिफिकेट बनाएंगे तो लिखना ही लिखना। तो फिर ये 350 लोगों की, 400 लोगों की संख्या कहाँ से आती है जो रोज बताई जाती है कि तो उन्हीं में से है ना, उन्हीं में से है लोग। तो वो तो लोग तो हजारों मर रहे हैं। हाँ हजारों मर रहे हैं। ये जो न्यूज़ है ना, ये जो डेथ सर्टिफिकेट को चेंज करना है, ये आईसीएमआर ने गाइडलाइन रिलीज़ किए हैं। वो गाइडलाइन जो हॉस्पिटल्स में पहुंच रहे हैं, गांव-गांव तक पहुंच रहे हैं, पहुंचने में भी टाइम लगेगा। मान लो जो डॉक्टर सालों से लिखता आया है, वो अचानक उसको न्यूज़ कैसे पहुंचेगी? अभी पहुंची नहीं है, अभी धीरे धीरे अभी शहरों में पहुंची है।
धीरे धीरे गाँव तक पहुँचेगी, मान लो उसमें टाइम लगेगा, वो एजुकेट होगा, समझेगा, तब जाके वो लिखेगा। लेकिन जहाँ जहाँ पहुँची है, मेट्रोज में पहुँची है, वहाँ लिख रहे हैं। जैसे दिल्ली में ICMR बैठा हुआ, सबसे ज़्यादा डेथ दिल्ली में दिख रहा है, क्योंकि यहाँ इम्प्लीमेंटेड है, यहाँ बड़े बड़े हॉस्पिटल में लिखे जा रहे हैं। छोटा हॉस्पिटल है, नर्सिंग होम है, वहाँ तो उसको नहीं पता, जैसे आपको नहीं पता, उसको भी नहीं पता, वो डॉक्टर एक इंसान है, उसने नहीं पढ़ा ICMR गाइडलाइन, ICMR वहाँ तक पहुँचा नहीं, लेकिन गाइडलाइन तो है ना। तो आप देखेंगे जिस दिन इंसान, भारत में इंसान मरना बंद हो जाएगा, उसी दिन कोरोना वायरस, वो तो कभी होगा ही नहीं, वो तो होगा नहीं। तो आप बोल रहे हैं केसेस बढ़ गए, डेथ बढ़ गए, जाहिर सी बात है, केसेस बढ़ेंगे, डेथ बढ़ेंगे। केसेस कितने हैं भारत में, मैंने पहले ही बता दिया था, आज से 1 महीने पहले 14 करोड़ केसेस हैं इस वक्त। केसेस का मतलब जिनके बॉडी में वायरस आया, आके चला गया। वो तो भाई हमारी बॉडी में मिलियंस ऑफ वायरस हैं, पूरी दुनिया में करीब 15-20% लोगों की बॉडी में आके चला गया होगा। तो यानी कि आपके हिसाब से 14 करोड़ लोगों को कोरोना वायरस हो चुका है भारत के अंदर। हाँ, वो भी 1 महीने पहले का आंकड़ा, अब तो 14 करोड़ का, क्योंकि वो 14 करोड़ लोग और भी तो लोगों तक पहुंचाएंगे, है ना, तो 14 का अभी 30 करोड़ हो गया होगा। लेकिन एसिम्प्टोमेटिक थे, इनको पता नहीं चला, तो इनको जैसे आया और इनकी बॉडी से चला गया, ये पास ऑन भी नहीं हुआ, आप ये कह रहे हैं? नहीं, पास ऑन हुआ है, लोगों तक पहुंच गया, वो तो हर पल। लेकिन इतनी इम्यूनिटी है कि कोई फर्क नहीं पड़ा। हजारों वायरस आ रहे हैं, हर पल लड़ रहे हैं, और हमारा बॉडी ठीक कर रहा है। कभी एक आध बार बॉडी थोड़ा सुस्त हो जाता है, कभी कभी, इतनी सी बात है। लेकिन कोरोना वायरस को लेकर डॉक्टर चौधरी जो इस समय बयान दे रहे हैं, ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। ICMR, भारत सरकार, राज्य सरकारें अगर सर से संपर्क करना चाहें तो मेरी भी उनसे एक गुजारिश होगी कि ज़रूर एक बार बात ज़रूर पूछी जाए। अच्छा सर, मैं इसी चीज़ को ना थोड़ा और आगे बढ़ाना चाहता हूँ। आपने इंजेक्शन और वैक्सीन की तो बात अलग है, वो तो अलग तरीके की है, लेकिन भारत में भी जो अपनी पद्धति है जिससे कि कोरोना वायरस से बचा जा सकता है, वो आयुर्वेद है काफ़ी हद तक। तो आयुर्वेद को लेकर बहुत सारे प्रयोग चल रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें। बाबा रामदेव ने भी कहा है कि उन्होंने तो 500 रुपये में एक इलाज ढूंढ लिया और जल्दी उस इलाज का वो घोषणा भी कर देंगे, क्योंकि उनके यहाँ पे पेशेंट ठीक भी हो रहे हैं काफ़ी ज़्यादा। तो ज़रा इस पर भी आपका व्यू चाहिए कि आयुर्वेद से उपचार हो सकता है? आयुर्वेद को रोका गया है जनवरी महीने से, कहीं ऐसा ना हो कि आयुर्वेद इलाज निकाल ले। तो आयुर्वेद को मई महीने तक, मई के 15 मई तक, टू बी वेरी प्रिसाइज, आयुर्वेद को एक भी पेशेंट नहीं दिया। आयुर्वेद को एक भी पेशेंट नहीं दिया गया। डॉक्टरों को आयुर्वेदिक बोला कि कहीं ऐसा ना हो कि भाई आप आयुर्वेद कोई पेशेंट के नज़दीक भी मत चले जाना। खास इंस्ट्रक्शन थे, आयुर्वेदिक डॉक्टर को एक भी पेशेंट नहीं दिया गया 15 मई तक, 1 महीने पहले तक, नॉट एट ऑल, छूने तक नहीं दिया गया। दूर से भी देखने को नहीं मिला कि वो कोरोना के पेशेंट दिखते कैसे हैं, ठीक है ना, वो नसीब नहीं हुआ। जबकि हमारे भारत की पद्धति आयुर्वेदिक कितनी स्ट्रांग है। जबकि हमारे प्राइम मिनिस्टर बार बार बोल रहे हैं आयुर्वेद, काढ़ा पिला रहे हैं, लेकिन काढ़ा वैसे ही पिला रहे हैं जैसे हम लोगों को चाय पिलाते हैं, राइट। तो काढ़ा पिला रहे हैं किनको, किसी को भी उठा के पिला दे रहे हैं, लेकिन पेशेंट को ठीक करने के लिए, इंडिपेंडेंट हैंडल करने के लिए नहीं दिया गया। क्या कारण हो सकता है कि एक तरफ तो जंग छिड़ी हुई, अगर जंग छिड़ी है तो सारे हर तरह की फौज को तो आगे करना पड़ेगा ना। जंग तो छिड़ी हुई है, लेकिन जंग में एक तरह की सेना को बोल रहे हैं आप तो नहीं जाओगे आगे, जो तो बड़े ताकतवर है उनको बोल रहे हैं आप नहीं जाना गलती से भी, आप पीछे ही रखो, हम चाहते नहीं कि आप आगे जाओ। तो वो जो सेना है हमारी भारत की अपनी सेना आयुर्वेद की, उसको पीछे रखा गया, रोका गया, स्ट्रिक्टली रोका गया, ऑफिशियली रोका गया। ऐसा नहीं कि मेरा अनुमान है, रोका गया ऑफिशियल लेटर से कि भाई आगे मत चले जाना। ये आपको कैसे पता चला? हाँ, ये ऐसे पता चला कि हमारे सारे मित्र हैं आयुर्वेदिक डॉक्टर्स, एम्स के, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, जो सबसे ऊपर वाले हैं, इससे ऊपर कुछ नहीं, उनके हेड ऑफ डिपार्टमेंट वो सारे मेरे दोस्त हैं। मैंने कहा भाई साहब कितने बिजी होंगे अब तो। कहा नहीं, हम तो घर में बैठे हुए हैं। क्यों भाई? हमें तो मना किया गया ऑफिशियली, गाइडलाइन ही आया नहीं, अभी आएंगे तब देखेंगे, हम तो घर पे बैठे हुए हैं, हमें सरकार बोलेगी तो हम काम करेंगे। फिर मुझे लगा ये तो नहीं हो सकता। मैंने अपने और डॉक्टरों दोस्तों को फ़ोन किया जो आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं, भाई साहब कहाँ पे हैं? आप तो हॉस्पिटल में होंगे, पेशेंट के बीच में होंगे। नहीं साहब, हम तो घर पे बैठे हुए हैं, मना किया गया क्या हमें। और तो आपके जान पहचान में जिनके जो सुन रहे हैं, अपने किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर को पूछो कि भाई कि आपने क्या किया अब तक, किसी पेशेंट की शक्ल देखी आपने तो बताओ, किसी एक पेशेंट की शक्ल देखी, उनकी दाढ़ी होती है, कोरोना के पेशेंट की मूछें होती हैं, क्या होती है, मोटे होते हैं, पतले होते हैं, बता दो। मैं पूछता हूँ किसी एक आयुर्वेदिक डॉक्टर ने देखी है? हाँ, कोई बोलेगा हाँ, तो वो हाँ बोलेगा जो एलोपैथिक डॉक्टर के पीछे से छुप के देख रहा होगा। कुछ डॉक्टरों को लगाया गया, लेकिन एलोपैथिक डॉक्टर के आड़ में लगाया गया कि इलाज तो एलोपैथिक होगा, लेकिन कभी कभी उनकी नैपी डाइपर बदलने होंगे, कभी कभी उनको ड्रिप लगाना होगा, तो आप ज़रा हेल्प कर देना। जस्ट लाइक ए हेल्पर, नॉट एज ए डॉक्टर, जस्ट लाइक ए हेल्पर। हमारे नेचुरोपैथी डॉक्टर है, यहाँ नेचुरोपैथिक हॉस्पिटल है, मेडिकल कॉलेज है,
नेचुरोपैथी, संत हृदयराम मेडिकल कॉलेज ऑफ नेचुरोपैथी, बहुत बड़ा, वहाँ पे मैं स्पेशल रिसर्च एडवाइज़र हूँ वहाँ पे ऑफिशियली। तो मैंने उनको बोला भी आपके इतने बड़े इंस्टीट्यूट है, जाओ। तो उनको तो यही कि हमें एंगेज किया हॉस्पिटल्स ने, सरकार ने अवेयरनेस फैलाने के लिए। मतलब जो होता ना हमारे आप सोसाइटी में आइए, गेट कीपर के पास एक टेम्परेचर वाला मीटर होता है, वो वाले काम पे नेचुरोपैथी डॉक्टर को लगाया हुआ है कि आपको टेम्परेचर जो भी मिले ना उसका टेम्परेचर नोट करो और लिख के हमें दो। तो भाई अगर इसको आप इन्वॉल्वमेंट कहते हैं तो ज़रूर इन्वॉल्व किया है आयुर्वेद को, नेचुरोपैथ को। और ये मैं कहता हूँ रोकना, कि इनको लगा भी दिया, और ऊपर से प्राइम मिनिस्टर साहब ने बोला हम तो नेचुरोपैथी और आयुर्वेद को प्रचार करेंगे, उसी से ठीक करेंगे, हर भाषण में बोला। लेकिन डॉक्टर चौधरी आपकी सारी बात सुनने में ऐसा क्यों लगता है कि आप बिल्कुल ही जो भी फॉलो किया गया अब तक मेथड जो भी फॉलो किया गया बिल्कुल उसके खिलाफ है। आप कोरोना वायरस को कोरोना वायरस ज़्यादा डेडली नहीं समझते, जबकि पूरा विश्व मानता है। आप कहते हैं कि इसकी वैक्सीन की कोई खास ज़रूरत नहीं है, इसको आयुर्वेद से बहुत आसानी से किया सकता है। आयुर्वेद और डॉक्टरों की उनकी भूमिका को लेकर भी आपको सवाल, ये ऐसा क्यों है कि हमेशा बागी रुखी आपके पास ऐसा मैं एविडेंस दे रहा हूँ एक का, जितनी भी चीज़ आपने बताई उसकी एक एविडेंस दीजिए। मैं तो बोल रहा हूँ कि इन्फ्लुएंजा वायरस है, मैं बोल रहा हूँ खतरनाक नहीं है, इसका जो फर्टिलिटी रेट है 0.1% है। इन सब के एविडेंस अगर आप में से किसी को चाहिए तो biswaroop.com biswaroop.com biswaroop.com/corona। तो मैंने सारे एविडेंसेस 1200 पेज में संभाल के रखे हैं, ठीक है ना। तो जितनी सारी चीज़ें मैंने एक एक लाइन बोली, इन सबके एविडेंस वहाँ मिल जाएंगे, वीडियो एविडेंस मिल जाएंगे, किताब मिल जाएगी, सारी चीज़ मिल जाएंगी। आपने जो भी चीज़ बोली है उनमें से एक भी एविडेंस दिखा दो आप। मैंने बोला कि मैंने आयुर्वेदिक डॉक्टर्स ने नहीं काम किया, आप बोलो कि ये मैं तो वही बात बोल रहा हूँ जो भारत सरकार बोल रही है। हाँ, लेकिन मैं तो वही बात बोल रहा हूँ जो ICMR बोल रहा है। ICMR बोल रहा है, मैं तो वही बात बोल रहा हूँ जो मेडिकल बड़े-बड़े इंस्टीट्यूट्स बोल रहे हैं। ICMR जो है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, नहीं मैंने नाम दिया उसको, इंडियन काउंसिल ऑफ मैनिपुलेटिंग रिसर्च। उसका काम है इधर का उधर करना। वो जो बोल रही है प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रही है, क्या उसकी जिम्मेदारी नहीं कि वो जो बोल रही है उसकी एविडेंस भी दे? एविडेंस दिया आपको? उन्होंने बोला ये खतरनाक बीमारी है, ये जंग चल रहा है। कहाँ है जंग? कितने लोग मरे इस जंग से? अगर तो जंग चल रहा है फिर तो लाखों लोग मर जाने चाहिए ना। कितने लोग मरे आप बताओ? उनकी ऑफिशियल फिगर 8000 की है, 9000 की है। अब बताओ ये 8000 लोग अगर मरे हैं तो क्यों हम ना माने कि इनमें से कुछ लोग डायबिटीज से ही मरे होंगे, कुछ लोग कोरोना से मरे होंगे, नॉट फ्रॉम कोरोना, कुछ लोग वेंटिलेटर से मरे होंगे, कुछ लोग दवाइयों साइड इफेक्ट से मरे होंगे। तो वो आंकड़े आप बाइफरकेट करो ना, वो क्यों नहीं किया? वो करके आप बोल रहे हैं एक भी लोग ऐसा नहीं है जो साइड इफेक्ट से मरे। ICMR से हो सकता है कि आपको कुछ वाद विवाद हो या फिर भारत सरकार से, लेकिन YouTube ने आपकी वीडियोस को क्यों बंद किया? क्या YouTube भी आपके खिलाफ है? क्या YouTube को भी आपकी बात समझ में नहीं आ रही? YouTube ने एक उनकी फिलॉसफी है, उनके गाइडलाइन है, गाइडलाइन के मुताबिक कोई भी अगर जो कन्वेंशनल WHO ने जो अनाउंस किया उसके अलग कुछ बोलेगा, अलग सही गलत नहीं, उसके अलग कुछ बोलेगा तो हम उसको डिलीट कर देंगे, ये उनकी पॉलिसी है। तो इकलौते आप ही ऐसे जो अलग बोल रहे हैं और आपके वीडियो डिलीट किए? पूरे दुनिया में बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर्स हैं जो अलग बोल रहे हैं, उनके सबके डिलीट हो रहे हैं। अब ये तो भी जो मैंने आपके सवाल का जवाब दिया, लेकिन उनकी मंशा क्या है, फेसबुक ने क्यों डिलीट किया, वो उस पर मैं और ज़्यादा नहीं बोल सकता। मैं तो ये बोल सकता हूँ कि मैंने जो बताया उसके मैं सबूत देने को तैयार हूँ। मैं कुछ बोल रहा हूँ, वो ये रहे सबूत। बाकी लोग जो बोल रहे हैं उनके सबूत वो दे दे, आप ढूंढ के लाओ। कॉन्ट्रडिक्ट करने के लिए सबूत की जरूरत होती है। मान लो ये कोर्ट है, कोर्ट ये नहीं देखता कि कितना बड़ा इंसान बोल रहा है, कोर्ट ये देखता है छोटा इंसान भी सबूत ला रहा है क्या। मैं छोटा इंसान हूँ, मैं सबूत दे रहा हूँ, आप बड़े इंसान हो, आप सबूत तो दो। ICMR बड़ा है, WHO बड़ा है, एक सबूत दें। उन्होंने बोला कि मलेरिया की दवाई लगा दो, एंटीबायोटिक लगा दो, सबूत तो दो, इससे फ़ायदा होता है। मैं सबूत देना उससे नुकसान होता है। बहुत सारे एविडेंसेस हैं और वो मैंने आपको लिंक दिया है, जाके देख ले। डॉक्टर साहब, आप सबूत भी ऐसे देते हैं कि 24 घंटे के अंदर इस देश की अर्थव्यवस्था ठीक हो जाएगी, 72 घंटे के अंदर डायबिटीज़ ठीक हो जाएगी, ऐसे सबूत ये आपको लगता है सिर्फ हेडलाइंस रह जाते हैं? क्योंकि जब आप जिस वेबसाइट की बात बोल रहे हैं ना, जहाँ पर आपकी वेबसाइट पे लिखा है कि कोविड-19 के वीडियोस देखने हो तो यहाँ क्लिक कीजिए, तो रिसर्च हम भी करके आए, हमने वहाँ पे क्लिक करके देखा, तो वहाँ पे हमने देखा कि बहुत सारी आपकी बुक्स भी हैं और वीडियोस भी हैं। वहाँ पे एक बड़ी हैरान करने वाली चीज़ है जो शायद हो सकता है देश के वित्त मंत्री को आजकल थोड़ी ज़्यादा ज़रूरत हो, वो एक है कि अपनी 24 घंटे के अंदर अर्थव्यवस्था को कैसे ठीक की जा सकती है। हाँ, एक डॉक्टर अर्थव्यवस्था को भी ठीक कर सकता है। देखिए ये काम डॉक्टर का तो नहीं है, लेकिन जिनका काम है वो कर नहीं रहे हैं, तो एक आम इंसान को करना पड़ेगा ना, जबकि चीज़ें तो सारी जिम्मेवारी आपके पास ही है क्या?
सारी ये पूरे जिम्मेवारी आप क्यों अपने आप से कंधे पे, इतने नाजुक कंधे आप अपने क्यों इतना बोझ उठाए? ऐसा ना कि क्योंकि इस देश में रहना है, पहली बात तो ये मैं लोगों के लिए नहीं कर रहा, अपने लिए कर रहा हूँ, क्योंकि देश ठीक होगा तभी बाहर निकल पाएंगे, तभी कुछ कर पाएंगे, मूवी देख पाएंगे। मैं सोच रहा हूँ मुझे मूवी देखने का मन कर रहा है, कैसे होगा वो? जब खुलेगा, वो खुलेगा कब? जब इसका डर जाएगा या कोरोना वायरस जाएगा, वो कैसे जाएगा? तो बातें रिवर्स में शुरू हुई है। आप अगर देखें कि भाई मुझे आज़ादी तभी है जब आज़ादी बाकी लोगों को है, तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ मैं देश की सेवा कर रहा हूँ, लेकिन वो ये भी है कि मैं अपनी सेवा कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं मॉल में जाऊँ, मैं चाहता हूँ मास्क न पहनूँ, मैं चाहता हूँ वही ज़िंदगी जो आज से 5 महीने पहले ज़िंदगी थी। मैं ये सारी चीज़ मैं अपने लिए चाहता हूँ, मैं अपने बच्चे के लिए चाहता हूँ। आप 24 घंटे के अंदर मैं इसमें मैं डिबेट कर सकता हूँ, 1 मिनट में सबको समझ आ जाएगी बात। ऐसा मडागास्कर एक छोटा सा देश है, बहुत ही इतना छोटा कि आपने नाम भी नहीं सुना होगा। उन्होंने ऐसा ही किया। उन्होंने क्या किया, आज से इसको हो गए 2 महीने, मेरे ख्याल से इट वॉज 15 और 16 अप्रैल, उन्होंने कोविड ऑर्गेनिक नाम से उनके वहाँ की जो पद्धति है, जैसे यहाँ पे आयुर्वेद है, उन्होंने लॉन्च किया। और मडागास्कर के प्रेसिडेंट ने, रोजिलिना प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने लॉन्च किया। और लॉन्च करने के बाद WHO ने बड़ा रोकने की कोशिश की, $20 मिलियन घूस देने की कोशिश की। वो ऑफिशियल है सारा, ठीक है। तंजानिया के न्यूज़पेपर में देखिए, किसी भी अफ्रीकन न्यूज़पेपर में देखिए, हेडलाइन मिल जाएगा, 14 मई का हेडलाइन मिल जाएगा इसमें। उसके लॉन्च करने के बाद कई सारे एपिसोड हुए। तो मडागास्कर ने WHO को लिटरली निकाल दिया अपने देश से, और नतीजा ये हुआ कि उनकी देश से ये जो ऑर्गेनिक है, कोविड ऑर्गेनिक, पूरे अफ्रीकन कंट्रीज़ ने खरीदना, इंपोर्ट करना अपने अपने देशों में शुरू कर दिया। और इतना ही नहीं, उनकी जो अपनी और जो दवाइयाँ थी, जो कि कोविड के अलावा दवाइयाँ थी, जो घरेलू दवाइयाँ हैं, जैसे आयुर्वेद है, वो सब भी पूरे अफ्रीका के देश में छा गया। तो और वो तो पिछले कुछ दिनों में ही हुआ। लेकिन मडागास्कर से ज़्यादा ताकतवर पावर हमारे पास है आयुर्वेद, जिसका नाम है। तो और आयुर्वेद का इलाज साबित हो गया। 586 लोग 30 मई को, दैनिक भास्कर फ्रंट न्यूज़ था, ठीक हुए आयुर्वेद से। एक भी इंसान नहीं मरा। 586 सिम्टोमेटिक लोग ठीक हुए। 586 का आंकड़ा कितना बड़ा है, ये इस बात से अंदाजा लगाई, एलोपैथिक से अगर एक ठीक हो जाए ना, तो वही डंका बच जाता है। यहाँ 586 और मौतें एक भी नहीं, साइड इफेक्ट 0। अगर ये हमारी मिनिस्ट्री या नरेंद्र मोदी जी अगर अनाउंस कर दे कि भारत के पास इलाज है कोरोना का, ये रहा सबूत, तो पूरी दुनिया जो कि लॉकडाउन में पड़े, जो इकोनॉमी जिनकी क्रैश हो गई, वो तो किसी भी दाम में ये लेंगे ना सोल्यूशन, जो भी आयुर्वेदिक दवाइयाँ बनाई जाएंगी फिर उससे। हाँ, वो तो लेंगे। और अगर ये एक्सपोर्ट होगा, जैसे चाइना से सब इंपोर्ट कर रहे हैं अपने कारखाने बंद करके, चाहे PPE किट हो, चाहे वो मास्क हो, चाहे वो टेम्परेचर मेजर करने वाला हो, तो चाइना अमीर बन रहा है। तो उसी तरह से पूरी दुनिया हमसे दवा लेंगे, लेकिन वो मौका हम खोने जा रहे हैं, खो ही दिया हमने वो मौका। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि जब ये साबित हो गया है, 586 नंबर, एक भी नहीं मरा, तो इसको आपको जग जाहिर करना है। इसकी दवाइयाँ ऑलरेडी हैं हमारे पास, क्योंकि ये कोई नया दवाई नहीं है, पुरानी जो अवेलेबल दवाई थी उन्हीं से ठीक किया है, तो स्टॉक भी पड़ा हुआ है भारत के पास। तो क्या 585 लोगों के एग्जाम्पल से ये सिद्ध हो सकता है कि दवाई हो गई और हम विदेशों में एक्सपोर्ट भी कर लेंगे, और विदेशी लोग हमसे वो दवाई इस रूप में ले भी लेंगे कि हाँ ठीक है, 585 लोग आपने ठीक करके दिखा दी, तो हम तो दवा का कंटेनर के कंटेनर। मडागास्कर में पता है कितने लोग थे? वो 2 लोग। जब 2 लोग थे तभी हाहाकार मच गया मडागास्कर। चेक कीजिए, 2 लोगों में और पूरा। लेकिन डॉक्टर चौधरी, आप उस देश के बारे में बात बोल रहे हैं जिसका कई लोगों ने नाम तक नहीं सुना। कम से कम ऐसा देश तो बता दीजिए जिसके बारे में कम से कम लोग जानते हो, जिसकी अर्थव्यवस्था हमारे साथ थोड़ी बहुत तो मैच करती हो। मैं ये बोल रहा हूँ कि हो सकता हो एक गाँव ही हो, अभी तो खैर सर्च करके हमको पता लग जाएगा। मडागास्कर एक बहुत छोटा देश होने के बावजूद भी पूरे अफ्रीकन कंट्री ने 2 लोग ठीक हुए, उसके बावजूद भी पूरे अफ्रीकन कंट्री ने उनसे माल मंगाया। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि ऐसे नहीं कि बहुत ही वेल नोन सिंगापुर है वो, कि लोगों का पहले से फेथ है, इन्होंने इनके पहले प्रोडक्ट चल पड़े हैं तो ये भी चल पड़ा। तो कहाँ तो सिर्फ 2, ऊपर से एक गरीब देश, ऊपर से कोई जानता नहीं, इसका पहला कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं, उसके बावजूद भी वो फैल गया। तो ये तो एक अच्छा खासा देश है, 140 करोड़ का भारत देश। आयुर्वेद तो ऑलरेडी एक प्रचारित पद्धति है। लेकिन ये तो डॉक्टर चौधरी, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं ऐसी सीधे बात बोल रहा हूँ, लेकिन ये तो डॉक्टर प्रधानमंत्री भी यही बात कर रहे हैं आत्मनिर्भर होने की। वो भी कह रहे हैं कि हमको कम से कम इंपोर्ट करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट्स के ऊपर ध्यान देना चाहिए। कहना तो करते क्यों नहीं है? मैं तो ये सवाल है, उस दिन वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप 24 घंटे के अंदर जो बता रहे हैं, वो 24 घंटे के अंदर देश की अर्थव्यवस्था जो कि करीब 3 लाख करोड़ डॉलर की है, हाँ, वो ठीक हो सकती है सिर्फ आयुर्वेदिक दवाइयों के एक्सपोर्ट से। मडागास्कर में ऐसा ही हो रहा था अभी तक तो मैंने देखा मडागास्कर, पहली बात। और दूसरी बात क्या है कि ये ऐसे ठीक होगी जैसे ही ये दवाई आ गई, हर एक के घर में दवाई पहुंच गई,
तो कोरोना से जितने भी अभी तक एक दिन में 40,000 करोड़ का नुकसान हो रहा है बिकॉज ऑफ लॉकडाउन, ठीक है ना। अब तो पार्शियल लॉकडाउन है, तो वो नुकसान उसी दिन से बंद हो जाएगा ना। जब दवाई आ गई है, दवाई सबके पास पहुंच गई, अब काहे का डर, ठीक है ना। अगर कोई एक्सपोर्ट नहीं भी लेता है, एक भी देश नहीं लेता है, तब भी तो हम तो फ्री हो गए ना। सबके घर में दवा पहुंचा दो, सब केमिस्ट शॉप में दवा पहुंचा दो। तो 40,000 करोड़ का नुकसान हमारा देश हर दिन, इंक्लूडिंग टुडे, हर दिन हो रहा है, वो बंद हो गया। और एक्सपोर्ट तो जाहिर है होगा ही, क्योंकि पूरा दुनिया वेट कर रहा है। वैक्सीन जब आएगा, कोई भी देश करे, कि हमारा देश नहीं खरीदेगा? क्या आज से पहले दवाइयाँ आई हैं HIV की और ट्यूबरकुलोसिस की, हमारे देश ने उधार लेके भी नहीं खरीदा? क्या खरीदा? ठीक उसी तरह से अगर यहाँ सोल्यूशन आएगा, तो इस सोल्यूशन से ना केवल पूरी दुनिया कोरोना की दवा हमसे लेगी, बल्कि आने वाले टाइम में आयुर्वेद के हॉस्पिटल पूरी दुनिया में होंगे। तो हमारा जैसे एलोपैथ की वजह से US आज US है, जर्मनी आज जर्मनी है, UK आज UK है। एलोपैथ को हटा दो, उनके जो लड़ाई के जो सामान है उसको हटा दो, तो अमेरिका इज़ लाइक अफ्रीका। तो अगर उनमें दो ही चीज़ें जो देश को आगे बढ़ा रही हैं, जो डेवलप्ड हैं, या तो दवाइयाँ या फिर लड़ने के सामान, वेपन्स। तो वेपन की बात नहीं कर रहे हैं हम, आयुर्वेद की बात कर रहे हैं, दवाइयाँ हैं, उन दोनों में से एक। तो आप ज़रा सोचिए कि ये चीज़ तो इतिहास में हुआ ही है ना, तो क्यों नहीं होगा। डॉक्टर साहब, एक चीज़ और बात मेरे को पूछनी थी, जो मेरा दूसरा सवाल था कि 72 घंटे के अंदर आप डायबिटीज़ ख़त्म कर देते हैं, ऐसा आप कह रहे हैं। ये अमीरों की बीमारी है, इसको आप अमीरों वाले तरीके से ही क्यों ठीक करते हैं कि आप एक टूर बनाते हैं 72 दिनों के लिए, उनको होटल में रखते हैं, आपकी जितनी कॉन्फ्रेंसेज होती हैं अमूमन 5 स्टार में होती हैं, जो लोग आते हैं उनको लगता भी नहीं कि डायबिटीज़ के मरीज़ भी होंगे? हाँ, नहीं, ऐसा है कि वो ज़्यादातर टूर होते हैं बड़े शहर में, जैसे कोलमपुर है या हो ची मिन सिटी है, ऐसे होते हैं। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि उनको अमीरों की बीमारी कहा जाता है, तो आपका इलाज भी अमीरों वाला ही है। हाँ, अमीरों की बीमारी है। गरीब आदमी कहाँ डायबिटीज़ में फुर्सत है, उसको 2 वक्त की खाना मिल जाए, उसको यही है। तो अमीरों की बीमारी तो जाहिर सी बात है, या इस बीमारी से इंसान गरीब बन सकता है, इसके इलाज से गरीब बन सकता है, अदरवाइज़ तो ये उसी की बीमारी है, बीमारी भी नहीं है इसको। ये तो डायबिटीज़ का मतलब हाई शुगर इन द ब्लड, राइट। तो लेकिन मैं क्या करता हूँ कि वो वीडियोज़ बना के मैं फ्री में अपने यूट्यूब चैनल डाल देता हूँ, और मैं लोगों को बोलता हूँ वीडियो देखो, इसमें जो भी मैंने बोला वो आप अपने घर में कर लो, और आप 3 दिन बाद अपना ब्लड शुगर चेक कर लो। तो इसमें जो भी सामान बोला है वो आपको अपने कहीं से भी मिल जाएगा, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल आफ्टर ऑल। तो मैं यही बोलता हूँ, ये चैलेंज मैं आपके इस चैनल में भी देता हूँ। आप सिर्फ 3 स्टेप करो। आप 72 घंटे की बात कर रहे हैं कि 72 घंटे में ठीक होता है कि नहीं, मैं तो चैलेंज दे रहा हूँ। फ़र्क नहीं पड़ता कि आपकी डायबिटीज़ 10 साल पुरानी है, 30 साल पुरानी, फ़र्क सिर्फ इतना पड़ता है कि अगले 3 दिन में आप क्या कर रहे हैं। आप सिर्फ इतना करो कि अभी से मैं एक ऐसा रूल बता रहा हूँ आपको, ये रूल मैं पहली बार बता रहा हूँ वैसे तो, क्योंकि मैं चाहता हूँ 3 दिन नहीं, आप 2 दिन में ठीक हो जाओ। 24 घंटे 48 आवर्स, 12 बजे तक सिर्फ फल खाना है पेट भर के। अभी तो आम का सीज़न, आम खाइए, पेट भर के खाना है, लेकिन पेट भरना हो कम से कम 1 किलो खाना पड़ेगा, कुछ और नहीं खाना। लेकिन पराठे, रोटी, जिनका हाई शुगर है वो भी आम खा सकते हैं? खा सकते नहीं, खाना है, खाना ही है। हाँ। अच्छा। 3-4 तरह के फल ले लीजिए, आम है, केला है, चीकू है, अंगूर है, जो भी पसंद हो वो ले लीजिए। मैं नाम नहीं ले रहा, जो भी पसंद हो उसमें आम इंक्लूडेड है, जानबूझ के बोल रहा हूँ ताकि आपको ये न लगे कि कुछ फल को अवॉइड करना है। पेट भर के खाइए, एक बार में 10 बार में 1 किलो खाइए। लंच में इतना ही पेट भर के कच्ची सब्जी खा लीजिए, टमाटर, खीरा, मूली, गाजर, ककड़ी, कम से कम 500 ग्राम, ज़्यादा ज़्यादा आपकी मर्जी। डिनर में 7 बजे से पहले डिनर कीजिए, पहले कच्ची सब्जी खाइए कम से कम 200-300 ग्राम, जिससे आधा पेट भरे। आधा पेट जब तक भरेगा खा लीजिए। उसके बाद रोटी, चावल, दाल, जो भी खाना है, उल्टा सीधा, इडली, डोसा, जो मर्जी खाना है, जितना मर्जी खाना खा लीजिए। ये 3 स्टेप कीजिए। इसके अलावा डेयरी प्रोडक्ट छोड़ दीजिए, दूध के बने हुए चीज़ें, और आप पैक फूड छोड़ दीजिए, बिस्किट, ब्रेड, नमकीन। 3 दिन अगर करेंगे, 3rd डे, 2 दिन या 3 दिन, दूसरे दिन ही हो जाना चाहिए, क्योंकि ये बड़ा स्ट्रिक्ट डाइट है, आपका ब्लड शुगर इतना कम हो जाएगा कि दवाई छोड़ना पड़ेगा। इंसुलिन वालों को वार्निंग देता हूँ, अगर इंसुलिन ले रहे हैं तो 50% कम करके लीजिए, नहीं तो हाइपोग्लाइसीमिया होगा, हाइपोग्लाइसीमिया से कोमा भी आ सकता है। तो इंसुलिन लेना 50% कम हो जाएगा बाई 2nd डे, और जो दवाइयाँ हैं वो तो छूट ही जाएंगी। दवाई छोड़ने के बाद भी ब्लड शुगर वहीं मिलेगा जहाँ दवाई के साथ मिलता था, वो भी दूसरे हद से 30 दिन तक। तो ये तो आप घर पे ही करके देख सकते हैं कि वो 72 घंटे मैं बोल रहा हूँ ये एक्चुअली है। आपने करके देखिए, आज का दिन 15 है, 16, 17, 6 जून को ऐसे ही आपकी तरह एक लाइव सेशन था, ये तो रिकॉर्डेड सेशन है, उसमें मैंने बोला, और मैं साथ में चैलेंज रखा कि आप कीजिए, 3 दिन बाद मैं दोबारा मिलूँगा लाइव यहाँ पे। तो उन्होंने अगले 2 दिन बाद से शुरू किया चैलेंज, और उसके 3 दिन बाद 11 तारीख को मैं दोबारा मिला उनसे लाइव,
और वो वीडियो भी मैंने उनसे गेटी नाम का फेसबुक में GETI मिल जाएगा, वही लोग दोबारा आए, फिर उन्होंने बताया कि उनकी दवाइयाँ छूट गई, डायबिटीज़ की दवाई छूट गई, हाई ब्लड प्रेशर दवाई छूट गई, घुटनों के दर्द चले गए। वो लोग रियल लोग थे, उनके सारे इंट्रोडक्शन है, और आप खुद करके देखिए, आपको जवाब मिल जाएगा। फिर तो किसी और की ज़रूरत भी नहीं है। नुकसान भी क्या है 3 दिन में, तो करके देखिए। लेकिन डॉक्टर साहब एक जो लिमिटेड खाना वैसे भी डायबिटिक पेशेंट तो खाते ही हैं, और फल फ्रूट तो वैसे ही खाते हैं, तो एक ये कोई नए तरीके से आप ऐसा बता रहे हैं कि फल और खाना खाना है कि जिससे हाँ, फर्क तरीका नहीं, देखो फल और सब्जी सभी खाते हैं। मेरा तरीका सिर्फ इतना है, कितना खाना है, कब खाना है, कैसे खाना है, क्या चीज़ नहीं खाना है। थोड़ा खाएंगे तो फूड है, लेकिन बहुत ज़्यादा खाएंगे तो मेडिसिन है। मैं ये बोल रहा हूँ, फल सभी खाते हैं, लेकिन आप कितना खाते हैं? 100 ग्राम खा लेते हैं, 200 ग्राम खा लेते हैं, कोई 800 ग्राम खाता है फल एक दिन में, वो भी मीठे वाले नहीं खाते। तो 800 ग्राम मीठे फल 12 बजे तक खाने से बॉडी में क्या होगा ये आपको नहीं पता। आपके दिमाग में फिर तो मैं मर ही जाऊँगा, ब्लड शुगर हाई हो जाएगा, पर होता इसका उल्टा है। यही बात मैं बताना चाहता हूँ कि आप फ्री में एक ही दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में आपका ब्लड शुगर इतना नॉर्मल आ जाएगा कि आपकी दवाई छूट जाएगी, ऊपर से मीठे फल खाने को मिल गए। तो ये हो सकता है, हमारे तो सारे पेशेंट्स ऐसे ही होता है। लेकिन डॉक्टर साहब, भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर डायबिटीज़ को लेकर आपकी किताब तो नहीं, बल्कि मैं ऐसी हज़ारों किताबें भी दिखा सकता हूँ जो ये कहते हैं कि 1001 उपाय हैं डायबिटीज़ को हटाने के, 501 उपाय, 201 उपाय हैं उठाने के। ये हेडलाइंस रह जाती है या फ़र्क भी पड़ता है इन सब चीज़ों? मैं तो ये बोलता हूँ, ये आप खुद जांच करें। जांच करने के 2 तरीके हैं। एक तो आप खुद करके देख लें, नंबर 1। मान लो यार 3 दिन भी नहीं देना चाहते, कौन 3 दिन दे, तो 1 मिनट नहीं, 3 दिन दे देंगे आप, ठीक बस करेंगे तो। फिर तो इससे जवाब ही मिल गया, फिर तो जवाब। लेकिन उससे पहले भी टेस्ट करना चाहते हैं तो आप अपने फेसबुक में जाइए, लिख दीजिए कि क्या इसका नाम है DIP डाइट, क्या कोई DIP डाइट से ठीक हुआ है आज तक। तो आपके जो भी नेटवर्क है 2-4 हज़ार लोगों में, उनमें भी कुछ लोग मिल जाएंगे जो ऑलरेडी करके चल रहे हैं, मतलब इतने लोगों तक पहुंच चुका है। तो एविडेंस कोई 2-4 या 2-4 हज़ार की बात नहीं कर रहा, मैं तो लाखों की बात कर रहा हूँ। आपको टेस्ट करना पड़ेगा अपने ऊपर, 2 दिन तो देने ही पड़ेंगे। और अगर 2 दिन भी नहीं दे सकते, फिर आप बताइए कैसे साबित करना है। या फिर दूसरा तरीका साबित करने के कि जो लोग ठीक हुए, आप चाहें तो मैं उसका लिस्ट दे सकता हूँ, ठीक है ना, कि वो अगर वो हज़ारों में चाहिए तो लिस्ट दे सकता हूँ, हर शहर के चाहिए वो लिस्ट दे सकता हूँ मैं आपको। तो जितने भी तरीके होते हैं साबित करने के, वो सारे तरीके आप बताइए, मैं तैयार हूँ। या फिर आप कोई पेशेंट ला के दीजिए, मैं उनको ठीक करके दिखाऊंगा। डॉक्टर चौधरी, ऐसे ही हुआ था कि जब योगा पहली बार शुरू हुआ था तो बाबा रामदेव बहुत प्रसिद्ध हुए। प्रसिद्ध होते होते आज देश की सबसे बड़ी FMCG कंपनी चलाने का हक उनको मिल रहा है। कुछ दिनों में तो HUL को भी हरा देंगे वो। कहीं ऐसा तो नहीं है कि 72 घंटे डायबिटीज़ की ये हेडलाइंस, या ठीक भी होता होगा क्योंकि मैं उसका कभी पेशेंट नहीं रहा, ये करते करते तो डॉक्टर चौधरी के क्या सपने हैं? डॉक्टर चौधरी देश के दूसरे बाबा रामदेव बनना चाहते हैं? देखिए, मैंने या कुछ और सपना है आपका? मैंने पहले आपका सवाल का ही जवाब दिया था कि मैं तो एक टीचर हूँ, राइट। तो टीचर के तो सपने ये होते हैं कि एजुकेशन सही तरीके से लोगों तक पहुँच जाए, और उससे क्या होगा तो देश बदलेगा। देश बदलेगा तो क्या होगा, वही चीज़, मैं सिनेमा हॉल जा पाऊँगा। तो वही सपने, आजकल तो ये सपने की तरह है कि सिनेमा हॉल में जाना, सिनेमा देखना, मॉल कैसा होता है वो देखना अंदर से, और मॉल अंदर जाते वक्त कोई शक्की निगाहों से ना देखे कि ये तो बीमारी इंसान जान रहा है, सबको बीमारी फैलाएगा, सबको मार के आएगा। अभी तो वो मैं देखना चाहता हूँ कि भाई आज से 1 साल पहले ऐसा देखने के लिए मैं किसी और देश में जाके देख सकता हूँ। वियतनाम में चले जाऊँ, कंबोडिया चले जाऊँ, तंजानिया चले जाऊँ, ज़ैम्बिया चले जाऊँ, जहाँ जहाँ हमारे पेशेंट हैं, जहाँ जहाँ मेरे सेंटर हैं। लेकिन वहाँ क्यों जाऊँ, देश तो हमारा ये है ना। तो यहीं पे वो देखना चाहता हूँ मैं। तो वो बदलाव बाबा रामदेव नहीं कर सकते, वो बदलाव तो एक टीचर कर सकता है, क्योंकि ये तो एजुकेशन की बात है। अगर हर इंसान को असलियत पता चल जाए, कोई भी ना डरे, तो FMCG क्या कर लेगा, एलोपैथी क्या कर लेगा, WHO क्या कर लेगा। एक एक आदमी को अगर क्लियरली पता हो कि वो क्या चीज़ है कोरोना, कोई क्या कर लेगा। तो एजुकेशन का यहाँ पे ज़रूरत है, टीचर्स की ज़रूरत है जो ठीक से एजुकेशन दे, सिर्फ इसी की तो ज़रूरत है। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो मैं आज आपका धन्यवाद डॉक्टर चौधरी के तौर पर नहीं, बल्कि टीचर चौधरी के तौर पर करना चाहूँगा, क्योंकि आपने खुद ही कहा कि मैं एक टीचर हूँ, और हमने जो पहला सवाल जो पूछा था उसी पे आके वापस से रुके हैं। और इस पूरी चर्चा में उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत ही ज़्यादा ज्ञान भी मिला होगा, और साथ ही साथ उपचार भी मिले हैं जो डॉक्टर चौधरी, या फिर मैं कहूँ टीचर चौधरी ने हमको दिए। बहुत बहुत शुक्रिया जन जागरण मंच के साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार।